हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेगीयता, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण एवं अर्ध आयु के बारे में पढ़ा। हमने इसका आलेखी निरूपण देखा। अब हम अंतराल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। जब किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का हमें वेग नियतांक निकालना हो और अभिकारकों की आरंभिक सांद्रता नहीं दी गई हो तो वहां हम वेग नियतांक का मान निकालने के लिए अंतराल समीकरण का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की कल्पना करते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। T इज इक्वल टू 0 टाइम पर। सबसे पहले हम बात करते हैं T इज इक्वल टू 0 टाइम पर। माना कि रिएक्टेंट या अभिकारक की सांद्रता A है, प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी? 0 होगी। निश्चित रूप से 0 होगी, क्योंकि प्रारंभ में उत्पाद कुछ बनाया क्या? कुछ नहीं बना। सांद्रता कितनी होगी? 0 होगी। जब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू T1 टाइम पर, कौन से टाइम पर? T1 टाइम पर। माना कि प्रोडक्ट या उत्पाद की x1 मात्रा बन गई, तो इसकी सांद्रता कितनी होगी? A माइनस x1। x1 सांद्रता प्रोडक्ट में चेंज हो गई तो रिएक्टेंट या अभिकारक की सांद्रता कितनी बची? A माइनस x1। कब? T1 टाइम पर। अब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू T2 टाइम पर। तो हम मान रहे हैं कि x2 कंसंट्रेशन बनी। किसकी? P की या प्रोडक्ट की कितनी सांद्रता बनी? x2। तो रिएक्टेंट या अभिकारक की सांद्रता कितनी बची? A माइनस x2। ये कब? T2 टाइम पर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम यूज करेंगे इसका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का। समय T1 पर, T1 समय पर क्या कहेंगे हम? T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x1। और T2 टाइम पर, T2 समय पर क्या कहेंगे? T2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे दें और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दें। अब हमें निकालना है T2 माइनस T1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या आया? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2 माइनस 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? जहाँ पर 2.303 अपॉन K1 ये कॉमन आ रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस x2 देते हैं A अपॉन A माइनस x2 माइनस log A अपॉन A माइनस x1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए T2 माइनस T1 या फिर हमने पहले पढ़ा है कि log A माइनस log B, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B। तो log A कौन सा हो गया? ये वाले टर्म। और log B कौन सा हो गया? ये वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू
2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस x2 इंटू a माइनस x1 अपॉन a। ठीक है, log a अपॉन b, तो हमने इसको उल्टा करके लिखा, अपॉन में लिखेंगे तो उल्टा करके हम मल्टीप्लाई में गुणा में लिख सकते हैं। a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। ये क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। देखिए इस समीकरण में t1 और t2 क्या है? समय है, टाइम है। K1 क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। a माइनस x1, a माइनस x1 ये पूरी टर्म क्या है? t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता। a माइनस x2 क्या है? पूरी टर्म t2 समय पर अभिकारक की सांद्रता। इसमें कभी भी प्रारंभिक सांद्रता टर्म अकेले नहीं आती, या मैं ये कहूं कि हमें इस सूत्र का उपयोग करने के लिए अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। ये सांद्रता कब है? ये अभिकारक की सांद्रता है t1 समय पर, ये अभिकारक की सांद्रता है t2 समय पर। हाँ, वो एक अलग बात है। ए क्या है यहाँ पर? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ये ए भी क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। x1 और x2 क्या है? x1 है t1 समय पर उत्पाद की सांद्रता, x2 है t2 समय पर उत्पाद की सांद्रता। लेकिन हमारे क्या दिया गया है? t1 समय पर सांद्रता और t2 समय पर सांद्रता। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक या वेग नियतांक का मान निकाल सकते हैं। अब हम इसका आलेखीय निरूपण देखेंगे और ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में? log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 के बीच। तो इस समीकरण को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 इज इक्वल टू, अब देखिए इस K1 को मैं इधर ले जाऊंगा, 2.303 अपने आप नीचे आ जाएगा। K1 अपॉन 2.303 K2 माइनस K1। ठीक है, इस समीकरण की हम तुलना कर देंगे सरल रेखा समीकरण से, जो क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ये क्या है? सरल रेखा समीकरण। y एक्सिस पर कौन है? log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। x एक्सिस पर कौन है? t2 माइनस t1। और m क्या है? स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या है? k1 अपॉन 2.303। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका ध्यान रखना। ये कैसी है? पॉजिटिव। सी क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कुछ है क्या? प्लस माइनस में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो हम +0 मान लेंगे। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 0। वापस से देखिए इस समीकरण को, log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 इज इक्वल टू k1 अपॉन 2.303 k2 माइनस t1 और +0 0 क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट कुछ नहीं है। जब इंटरसेप्ट कुछ नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं? 0। इसकी हम तुलना करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, या सरल रेखा समीकरण से। तो y एक्सिस पर कौन है? log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। और x एक्सिस पर कौन है? k2 माइनस t1। और m क्या है? ढाल। ढाल का मान कितना है? पॉजिटिव में है, k1 अपॉन 2.303। और c क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आपको कुछ दिख रहा है या कुछ नहीं दिख रहा था, तो हमने प्लस में 0 लिख दिया। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 0। अब हम ग्राफ बनाते हैं। log
a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 एवं t2 माइनस t1 के मध्य ग्राफ यही बनाइए इसको। y एक्सिस पर सबसे पहले किसको लिखना है, a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 लिखते हैं। log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। y एक्सिस पर कौन है, t2 माइनस t1, ठीक है। अब हम इंटरसेप्ट देख रहे हैं, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, ये क्या है यहाँ पर इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 0। जब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती है तो ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से शुरू होता है। जब इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, यहाँ पर 0 की बजाय अगर पॉजिटिव में वैल्यू होती तो ग्राफ मूल बिंदु से ऊपर से शुरू होता, कहीं से जहां तक वो इंटरसेप्ट होगा उसके बाद से ग्राफ शुरू होगा। अगर ये इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ नेगेटिव में होती तो ग्राफ नीचे से शुरू होता, इस मूल बिंदु से नीचे से। अब जहां से ग्राफ शुरू होगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये चीजें हम देखेंगे। और ये किससे डिटरमाइन करेंगे, किससे हम देखेंगे, ये हम देखेंगे ढाल के मान से। अगर ढाल का मान हमारा पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, अगर ढाल का मान नेगेटिव तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। अभी पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं ये ग्राफ बन गया, इसके बीच में log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 एवं k2 माइनस t1 के मध्य। जहां पर स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा की इक्वल होगी और कितनी होगी k1 अपॉन 2.30। ये हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण हो गई। अंतराल समीकरण का आलेखी निरूपण हो गया और अंतराल समीकरण कब काम में आएगी वो हमने देख लिया। अंतराल समीकरण तब काम में आएगी जब हमारे पास अभिकारकों की आरंभिक सांद्रता नहीं हो, हमें क्वेश्चन में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी गई हो, टाइम t1 और t2 पर सांद्रताएं दी गई हो और हमसे वेग नियतांक का मान पूछ रहा हो, तो हम किसका यूज करेंगे, अंतराल समीकरण का यूज करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहले एक अर्धायुष न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक 480 सेकेंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर अगर हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं देता और हमें ऐसे बोल देता कि एक अभिक्रिया का वेग नियतांक 480 सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए, तो भी हम तुरंत समझ जाएंगे कि सेकेंड इनवर्स अगर मात्रक आ रहा है वेग नियतांक का तो वो कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा ना दे, हमें ये बोल दे सीधा कि एक अभिक्रिया का वेग नियतांक 480 सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकेंड इनवर्स मात्रक किसके लिए आता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी अर्धायु कैसे निकालेंगे।
तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। K1 की वैल्यू हमें दे रखी है, K1 कितना दे रखा है 480 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं टी हाफ की। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 480। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए टी हाफ इज इक्वल टू 693 अपॉन 480 इंटू 130। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 4 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको 693 अपॉन 480, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 और ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -4 और सीधा यहीं से सोल्व करना चाहें तो 10 की पावर -3। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। टी हाफ इज इक्वल टू एक बार 1.44 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। सेकेंड क्यों आया? क्योंकि ये क्या था सेकेंड इनवर्स, और जब सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेकेंड बन जाएगा। ये हमारी हाफ में है या अभिक्रिया की अर्ध आयु। इस प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु कितनी आ गई? 1.44 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अब हम समाकलित वेग समीकरण से इक्वेशन ले लेते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग लेता, अभिक्रिया का वेग लेता 60 पर सेकेंड है। देखो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है तो ये भी क्या आएगा? पर सेकेंड है। तो अभिकारकों की आरंभिक सांद्रता का का 9/10 भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा? होने में कितना समय लगेगा? देखिए यहां पर हम यूज करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का। समाकलित वेग समीकरण क्या है? T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस एक्स, यही तो है। अब इसके लिए हम ये केमिकल रिएक्शन देखेंगे। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट P बन रहा है। जब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू 0 टाइम पर तो हम कह देते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1। तो अभी हम इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं? 1 की बजाय 1 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 1। तो इसकी कितनी होगी? 0। अब हम T की बात करते हैं। T इज इक्वल टू रिएक्शन का या रिएक्शन में अभिकारकों का 9/10 भाग अपघटित हो जाए और किस में चेंज हो जाए? उत्पादों में चेंज हो जाए। तो ये कितना बनेगा? 9/10। कब? मानो T समय पर बनेगा। T इज इक्वल टू T टाइम पर, कोई भी टाइम T है उस T टाइम पर ये 9/10 भाग बनेगा। तो ये कितना बचा? 1/10 भाग। रिएक्टेंट का या अभिकारकों का कितना भाग बचा? 1/10 भाग। अब हम ज्ञात करेंगे
इसके लिए कितना समय लगेगा वो समय आप देखिए, फॉर्मूला में रखेंगे टी